स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। रियासी के कालाबन इलाके में मुठभेड़ जारी है। रियासी जिले के कालाबन इलाके में मुठभेड़ जारी है। कल से जारी है ये मुठभेड़। आतंकियों से सुरक्षा बलों की हो रही है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जी हां, इस मुठभेड़ में जो कल से जारी है उसमें एक आतंकी मार गिराया गया है। एक आतंकी के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। तो आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। बीच बीच में गोलियों का तबादला हुआ है। लेकिन रियासी के कालाबन इलाके में ये जो मुठभेड़ है इसमें जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि समझा यह जा रहा है कि एक और आतंकी उसे गोली लगी है और वो जख्मी है। और ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए हम फिर से कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे करणदीप से जुड़ने की, ताकि इस बारे में जो अभी अपडेट है हम आपको दे सके। फिलहाल आपको ये बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। रियासी के कालाबन इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों में आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। कल से जारी है आतंकियों से सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। एक आतंकी के घायल होने की जानकारी मिल रही है। करणदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। करणदीप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये जो कल की मुठभेड़ जो लगातार चल रही है, ये अभी तक जो है वो निरंतर अभी तक चल रही है। ये आतंकी जो है वो एक मारा जा चुका है, जो पाकिस्तानी आतंकी है उसकी पहचान जो है वो ये हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर दूसरे आतंकी की बात करें, फिलहाल 2 ही आतंकी जो है वो देखे गए हैं। इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। और दूसरे आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने घायल कर दिया हुआ। हम इस समय उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं और उन्हीं जंगलों से जो है वो सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक सब तक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इसमें एक ये इसमें देखा जा रहा है कि 8 से 9 आतंकी जो है वो पिछले कुछ महीनों से ही जो है वो मारे गए हैं राजौरी और पुंछ इलाके में। राजौरी और पुंछ इलाका ये सटा हुआ इलाका है रियासी जिले का, और ये दूरदराजी इलाका है। इस दूरदराजी इलाके में जो है वो आतंकी कहीं ना कहीं पनाह लेकर के पिछले कई महीनों से जो है वो सक्रिय थे और ये शांत पूर्ण इलाका है, इसको फिर से दहलाने की एक बार कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अभी तक जो यही अपडेट मिल पा रही है कि एक आतंकी को मार गिराया जा चुका है और दूसरे आतंकी को भी घायल कर दिया गया है। एक घर में जो है वो पनाह लेकर के बसा हुआ है वो आतंकी, और किसी स्थानीय लोगों को नुकसान ना पहुंचे, यही एक कोशिश लगातार जो जारी है। और अभी भी लगातार फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से लगातार चल रही है। घायल आतंकी जो है वो अभी भी लगातार फायरिंग कर रहा है। कोशिश उसकी यही है कि ब्रेक किया जाए, कोई गन शॉट जो है वो ना हो और मौका देख करके वो फरार हो। लेकिन कॉर्डन ऑफ जो है पूरा कर दिया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। किसी भी ये साफ तौर पर आवाजें जो है लगातार फायरिंग की अभी तक लगातार चल रही हैं। ये पूरे इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया है। खूबसूरत इलाकों को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश थी आतंकियों की, लेकिन उनके मंसूबों को जो है वो परस्त किया है। जो सुरक्षा बल भी जो है वो फिलहाल घायल हुए हैं इस इनकाउंटर में, और लगातार इनकाउंटर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में दूसरे आतंकी को खत्म करने की जो है वो सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश लगातार जारी है। ये फायरिंग की आवाजें जो है वो लगातार चल रही हैं और फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया जा चुका है। एक बड़ी सुरक्षा बलों को जो है वो कामयाबी जो है वो जरूर प्राप्त हुई है। जी विशाल जी। करणदीप, जरा हमें ये बताएं विस्तार से कि कल ये मुठभेड़ कल से जारी है, तो कल मुठभेड़ जब शुरू हुई उस वक्त की स्थितियां क्या थी और क्या ये समझा जा रहा है कि इस पे जो एक आतंकी मार गिराया गया जबकि दूसरा जख्मी है, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि और भी कई आतंकी वहां हो सकते हैं? और सुरक्षा बलों के साथ ये जो मुठभेड़ जारी है उसमें अब तक जो नतीजा है वो क्या है? बिल्कुल विशाल, ये बीते कल से ही ये इनकाउंटर जो था वो सुबह तड़के ही शुरू हुआ था। पूरे सुबह तड़के ही जो है वो पूरे घर की घेराबंदी कर दी गई थी। और ये अभी तक जो ये सारी आतंकियों की अगर बात करें, क्वांटिटी की अगर बात करें, तो आतंकी जो है फिलहाल 2 ही देखे गए थे और इन्हीं 2 आतंकियों को खत्म करने की फिलहाल जो है वो कोशिश लगातार की जा रही है। और भी कोई आतंकी जो है वो इन इलाकों में ना जो है वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये एक सुरक्षा बलों की एक प्रायोरिटी है। और लगातार पूरे घर घर को जो
है वो खंगाला जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। और फिलहाल अभी 2 ही आतंकी जो है वो नजर में आए हैं और इन्हीं 2 आतंकियों को खत्म करने का एक फिलहाल जो टारगेट जो है वो इस समय दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन को जो है वो कालाबन ऑपरेशन नाम दिया गया है और इसमें मुख्य तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी के जवान हो, संयुक्त टीम जो है इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी देकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इस ऑपरेशन का नाम जो है कालाबन दिया गया क्योंकि ये कालाबन इलाका है, कालाबन और साथ ही लगता जो है वो लंबी बाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर कल पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात करें ये बॉर्डर का जो एरिया है, जिस तरह से ढांगरी में अटैक हुआ था और ये भी जो है वो बिल्कुल बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है वो उस ढांगरी अटैक में भी कहीं ना कहीं मुलव्विस ना हो। फिलहाल इसकी जो है वो अभी पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह के संकेत जो है वो अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं। ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने ढांगरी जैसे इलाके में जो है वो एक कायराना हरकत को अंजाम दिया था और ये वही आतंकी हो सकते हैं जो लगातार इलाकों को दहलाते जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं। विशाल जी, करणदीप, क्या इस मुठभेड़ में कुछ नुकसान जो है या कुछ जोखिम अपने सुरक्षा बलों के जवानों को भी उठाना पड़ी है? अब बिल्कुल विशाल, बीते कल ही जो है वो 2 सुरक्षा बल जो है वो घायल हुए थे और उनका इलाज जो है वो बिल्कुल किया जा रहा है। वो उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है और फिलहाल जो है वो बड़े-बड़े यहाँ पर जो अधिकारी हैं, एसएसपी रियासी भी जो है वो मुख्य तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में जो है वो सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो फिलहाल चल रहा है। आर्मी के भी जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी प्रकार के स्थानीय लोगों को नुकसान न पहुंचे, ये इसकी एक कोशिश जो वो प्रायोरिटी जो है वो रखी जा रही है क्योंकि आतंकी हमेशा बंदूक की नोक पर किसी को नुकसान पहुंचा के अपनी जान बचाने में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मंसूबा उनका कामयाब ना हो, यही एक उनकी सुरक्षा बलों की प्रायोरिटी है। सही तरीके से जो है वो इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, दूसरे आतंकी को भी जल्द से जल्द मार गिराया जाए, यही एक कोशिश है और जल्द ही मार गिराया जाएगा क्योंकि आतंकी बीते कल से घायल है, लगातार खून से लथपथ है और अभी तक जो उसके जिस घर में छुपा हुआ है आतंकी, उस घर को भी जो है कहीं ना कहीं बंदूकों के साथ जो है वो बड़े-बड़े मोटार के साथ जो है वो दागा जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उस आतंकी को भी जो है वो मार गिराया जाए। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका करणदीप, तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बना रखें, हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। तो इस वक्त करणदीप हमें बता रहे थे कि मुठभेड़ लगातार जारी है। कोशिश ये है कि इस मुठभेड़ के दौरान जो आम नागरिक हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये पंचायत जो है विलेज तूली है और बहुत बड़ी पंचायतें हैं, ये 4 पंचायतें हैं। तो ऊपर पंचायत में इनकाउंटर चल रहा था तो हमने 500 मीटर दूरी पर अभी जो इंजर्ड हुए हैं हेड कांस्टेबल आज्ञा सिंह जेके पुलिस के हैं, उनको रिसीव किया। अभी हमने कैरी करके लेके जा रहे हैं। काफी सारा समय लगा इनको आने में और ये सबसे बड़ी जो कामयाबी है जेके पुलिस और आर्मी की जॉइंट ऑपरेशन हुआ, मारा गया है एक टेररिस्ट और उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बड़े सालों के बाद ये जो है यहाँ पर ये गंदगी दोबारा से शुरू हुई है। तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है हमारी जेके पुलिस की और ये सलूट करता हूं मैं इन लोगों को जिन लोगों ने आज कम से कम 2 महीने से इन लोगों को सर्च कर रहे हैं और इस इलाके में ये लोग छुपे हुए थे और आज ये सामने आए। और जिस घर में थे ये लतीफ है, एसपीओ है हमारा यहीं का, और उसके घर में आए, सुबह उससे मिले, सुबह खाना खाया उन्होंने। उसके बाद 9:30 और 10 बजे के करीब ये मिले हैं। उसके बाद 12:30 बजे के करीब आर्मी ने भी रीच किया और जेके पुलिस ने भी रीच किया। तो एनकाउंटर जो स्टार्ट हुआ और इस टाइम तक अभी चल रहा है एनकाउंटर। तो आज्ञा सिंह को हमने कैरी करके और जेके पुलिस के जो लोग थे और सिविल, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत हेल्प की। तो यहाँ तक हम स्टेशन तक पहुंचे हैं। रियासी जिले के कालाबन इलाके में बीते कल से ही जो है वो आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो है वो मुठभेड़ जारी है और इस समय जो है वो आप देख सकते हैं कि जवान किस तरह से जो है वो पोजीशन में जो है वो इस समय मौजूद हैं और आतंकियों के साथ लगातार ये जो है मुठभेड़ लगातार जारी है। फायरिंग का जो तबादला है वो आप साफ तौर पर जो है वो सुन रहे होंगे और इस तरीके से जो है वो लगातार फायरिंग जो है वो की जा रही है। ये सुरक्षा बल जो है वो पूरे मुस्तैदी के साथ जो है वो आतंकियों का सामना कर रहे हैं और
इस वो कालाबन ऑपरेशन जो है वो नाम दिया गया है। और पिछले अगर कुछ देर की बात करें तो 7 से 9 के करीब जो आतंकी है वो राजौरी और पुंछ के इलाके में जो है वो मार गिराए जा चुके हैं। और ये इलाका जो है वो ये राजौरी के साथ सटा हुआ ये इलाका है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सामने पूरा घना जंगल है और इसी घने जंगल में जो है वो उन आतंकियों की जो है वो खोज की जा रही है। एक आतंकी जो है वो फिलहाल घायल है और एक आतंकी का खात्मा भी किया जा चुका है। एक सबसे बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रही है। और इस तरह की जो आप आवाजें लगातार सुन रहे हैं, ये लगातार जो है वो फायरिंग की आवाजें लगातार चल रही हैं। और फिलहाल अभी तक जो है वो यही जानकारी है कि एक आतंकी को जो है वो मार गिराया जा चुका है और दूसरे की जो लगातार उसे जो है न्यूट्रलाइज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। एक आतंकी को मार गिराया जाना एक जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है और जो दूसरा आतंकी है वो भी जो है वो फिलहाल घायल हो चुका है। यही एक सबसे बड़ी जो अपडेट जो है वो रियासी के कालाबन चसाना इलाका है। ये चसाना इलाके का ही कालाबन क्षेत्र है। यहाँ पर ये इस समय जो है वो मुठभेड़ जो है वो आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच लगातार चल रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। जी हां, 8 IAS अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल और इस तबादले में कई इसमें जो जानकारियां हैं वो आपको बता रहे हैं। अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव बनाया गया है। गृह सचिव बनाया गया यानी कि होम सेक्रेटरी। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह, विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी कि डॉक्टर अभिषेक जैन जो है वो होम सेक्रेटरी होंगे, साथ ही साथ विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वो संभालते रहेंगे। राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है और मनीष कुमार को DRDA में ADC कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया है। और क्या फेरबदल हुए हैं और क्या जिम्मेदारियों में तब्दीली हुई है, इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रणवीर। हमें तो पहले आप ये बता दें कि ये फेरबदल जो है वो कितना स्वाभाविक है या फिर ये क्या बिल्कुल कुछ इसे नए तौर पर देखा जाए। और एक अहम सवाल मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुक्खू सरकार जो है वो डॉक्टर अभिषेक जैन पर कुछ भरोसा कुछ ज्यादा कर रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर काफी सारे सवाल भी हैं, क्योंकि जो डॉक्टर अभिषेक जैन है वो जो हिमाचल प्रदेश के DGP हैं उनके जूनियर हैं। तो जूनियर अधिकारी को जो है गृह सचिव लगाना, अब DGP जो है वो
अभिषेक जैन को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है जूनियर अधिकारी है। लेकिन ऐसा ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पूर्व की सरकारों में ये होता रहा है कि किसी जूनियर अधिकारी को जो है बड़ी पोस्ट दी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभिषेक जैन पर मेहरबानी खास तौर पर दिखती है। मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर वो कार्य तो कर ही रहे हैं, उनको वित्त सचिव का भी प्रभार दिया गया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट दिया गया है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और 2020 प्रोग्राम भी उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही लेवल और जो श्रम एवं रोजगार विभाग है उसका चार्ज भी उन्हें दिया गया है। और साथ में एक और बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखें हम, राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है। इसके बारे में ये जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद जो शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर, उनकी जो ट्यूनिंग थी डॉक्टर अभिषेक जैन के साथ वो ठीक नहीं थी, तो इसी के चलते उनसे जो है शिक्षा विभाग लिया गया है और उसे जो है अब राकेश कंवर को दिया गया है। राकेश कंवर बहुत अच्छे अफसर्स में माने जाते हैं, तो इसलिए शायद उनको जिम्मा सौंपा गया है। अब जो दूसरे इसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं, जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के जो सचिव थे पाल रासू, उनको जो है कृषि सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। बागवानी और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का भी एडिशनल चार्ज सी पाल रासू देखते रहेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास सचिव है, जो पंचायती राज का जिम्मा देख रहे थे प्रतु मंडल, उन्हें जो है तकनीकी शिक्षा और मत्स्य पालन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राकेश कंवर के पास जो है वो भाषा कला एवं संस्कृति विभाग का भी जिम्मा है और वो अभी उसको देखते रहेंगे। इसके अलावा जो सीपी वर्मा की बात करें, उन्हें जो है स्पेशल सेक्रेटरी राजस्व विभाग का जो है बनाया गया है। लैंड रिकॉर्ड भी वो देखेंगे। इस तरह के जो फेरबदल है वो राज्य सरकार ने किया है। और जो 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनीष कुमार, उन्हें जो है डीआरडीए हमीरपुर का जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है लगाया गया है। हालांकि हमने बड़े तौर पर यह देखा है कि जब से सुखो सरकार सत्ता में आई है, कोई बड़े प्रशासनिक फेरबदल जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं और धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर ये फेरबदल किए जा रहे हैं। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही ये जो फेरबदल है, अब इससे कितना ज्यादा इस पे जो असर पड़ता है, और जो एक अहम बात रणवीर ने बताई कि एक जूनियर जो है अधिकारी तजुर्बे में, वो जो है अब किसी सीनियर का वो रिपोर्टिंग मैनेजर बन सकता है। तो कहने मतलब ये कि ये अगर सुचारू ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से काम चलना है तो वो चीजों में सब चीजें शामिल आती हैं, और ऐसा कोई पहली बार भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक अहम बात है जो आपसे शेयर किया हमारे संवाददाता ने। आगे बढ़ते, मंडी के सुंदरगढ़ में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक स्टीम बोट बीच नदी में अचानक तूफान में फंस गई। ऐसे में जो लोग तैर सकते थे उन्होंने कूद कर जान बचाई और एक तरह से बोट को भी का वजन कम होने में उन्होंने अपनी एक तरह से योगदान किया। और जो बाकी लोग थे उन्हें बोट चालक सूझबूझ दिखाते हुए बोट को किनारे लाकर बचा पाया। स्टीम बोट पर स्कूली बच्चे भी सवार थे। दरअसल यहां बीते 15 दिनों से सलापड़ ततापानी सड़क, एक सड़क है, इसका नाम है सलापड़ ततापानी, ये सड़क बंद पड़ी हुई है और जिसके वजह कर क्या हो रहा है कि लोगों को आने जाने के लिए स्टीम बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। शाम को जब ये स्टीम बोट कियान से अहन गांव की तरफ जाने लगी तो ये आखिरी बोट होने की वजह से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी वहां थे और कुल मिलाकर करीब 40 लोग बोट पर सवार हो गए। लेकिन जैसे ही स्टीम बोट मझधार में पहुंची तो अचानक तूफान आ गया। इसी दौरान कोल डैम प्रबंधन की एक बड़ी स्टीम बोट यहां से गुजरी, जिसकी वजह से पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठ गई और बोट और ज्यादा हिचकोले खाने लगी। हादसे का आशंका देख बोट चालक ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह बोट को किनारे पर लगाया। बड़े शर्म की बात है कि सलापड़ ततापानी रोड में एकमात्र अलग से सब डिवीजन बिठाया गया है, जिसको सब डिवीजन कांगू के नाम से है। वहां जेई को फोन करते हैं, स्विच ऑफ आता है, जेई कहता है आपने जहां फोन करना है कर लीजिए। आज तक 15 से 20 दिनों में रोड बहाल नहीं किया गया है। डीसी को, एसडीएम को, एनटीपीसी को, सबको हमने बताया हुआ है कि रोड बंद है तो आप बच्चों के लिए कोई और विकल्प दे दीजिए, जिसमें चाहे रोड का विकल्प हो चाहे किसी और चीज का। जैसे हमने बोट ऑलरेडी 15 से 20 दिनों से हम बोट फ्री में चला रहे हैं सोसाइटी।
लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। अब हम भी कितनी देर सेवा दे सकते हैं। जब बोट प्रॉपर डिफाइन होगा, बच्चों के लिए अलग से बोट लगे होंगे, तो उसमें कम व्यक्ति बिठाए जाएंगे। आज ये अंतिम बोट वहां से आने वाला था, तो लोगों को लगा होगा कि लास्ट बोट कोई घर जाने के लिए रहेगा नहीं, सभी बोट उसमें बैठ गए। और जब बोट में बैठ गए तो बीच में तूफान आया, तूफान के साथ में एनटीपीसी का एक बोट गुजर गया, और जब बोट गुजर गया तो उसकी कुछ लहरें बनी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और हम लोगों ने भी बोट चालक ने भी सूझबूझ दिखाते हुए इसको साइड में लगाया, और गांव के लोग भी वहां पहुंचे और लोगों को सेफ उसमें सबको रेस्क्यू किया गया है। कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया हुआ है। और वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। वीरेंद्र, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं मैं इस जानकारी के लिए कि ये कितना बड़ा एक हादसा हो सकता था जो नहीं हुआ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। जो जिस सड़क के बारे में वीरेंद्र हम लोग बात कर रहे थे अभी, खबर में हमने बताया कि सलापड़ तातापानी जो सड़क है वो बंद है, इस वजह से लोग इस मार्ग का या बोट का सहारा ले रहे हैं। आखिर उस सड़क में ऐसी क्या बात है कि वो अपने दिनों बाद भी बंद है, वो चालू नहीं हो पाई? देखिए विशाल, बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की त्रासदी आई थी और इतनी भारी बारिश हुई थी 12, 13 और 14 अगस्त को, तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश की बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। अभी भी अगर हम बात करें, मौजूदा समय में भी उन सड़कों को जो है वो यातायात के लिए बहाल नहीं किया जा सका है। और उसमें से ही एक सड़क ये भी है जो सलापड़ से लेकर तातापानी के लिए जाती है। और आप ये मान के चलिए कि तकरीबन आधा दर्जन पंचायतों के जो लोग हैं वो इस सड़क सुविधा से जुड़े हुए हैं और इस वक्त सड़क सुविधा से पूरी तरीके से महरूम है। इन लोगों की यही मांग है कि जो सड़क सुविधा है उसको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हालांकि विभाग की तरफ से जो है उसको बहाल करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब यहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कोल डैम का जो एक जलाशय है, उस जलाशय के से होकर जो है वो वहां पर स्टीम बोट का सहारा लेकर वहां से अपना जो है वो यात्रा करनी पड़ रही है। और रोजाना आप अंदाजा लगाइए कि रोजाना स्कूली बच्चे भी इन स्टीम बोट के माध्यम से जा रहे हैं, जो रोजमर्रा के कार्यों के लिए जाने वाले लोग हैं वो भी जा रहे हैं, और जो अपने नौकरी पेशा लोग हैं वो भी जो है उस स्टीम बोट के माध्यम से जा रहे हैं। तो वैसा ही पिछले कल भी जब ये स्टीम बोट एक गांव से दूसरे गांव के लिए आने लगी, तो ये अंतिम जो उसका टूर था वही था। तो इसलिए बहुत से लोग थे जिनको लगा कि वो अगर ये बोट में नहीं सवार हुए तो वो यहीं पे रह जाएंगे और अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कैपेसिटी उसकी 20 से 25 की है, लेकिन बैठ गए उसमें 40 के करीब लोग। और जैसे भी ये बोट जो है वो जलाशय के बीच में पहुंची तो अचानक से जो है तूफान आ गया, और तूफान के कारण जो है ये बोट खिंचकोले खाने लगी। और उतने में जो है वो कोल डैम प्रबंधन की एक जो बड़ी एक स्टीम बोट होती है वो भी यहाँ से क्रॉस हुई, और उसके क्रॉस होने से पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठी, और उन लहरों की वजह से फिर जो और साथ में तूफान चला हुआ था, तो मंजर जो है वो भयानक सा हो गया। पूरी की पूरी बोट जो है वो, मतलब जो लोग थे उसमें बैठे उनका ये कहना है कि बोट एकदम से पलटने वाली थी, लेकिन पलटने से बच गई। अगर पलट जाती तो आप अंदाजा लगाइए कि उस बोट में 40 अनमोल जिंदगियां सवार थी, जिसमें स्कूली बच्चे भी थे, और वो अगर जलाशय में गिरते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जब स्टीम बोट का चालक था उसने सूझबूझ दिखाते हुए उस बोट को किनारे पर लगाया, और जैसे किनारे पर लगाया तो लोगों ने फटाफट से बोट से कूद कर जो अपनी जान बचाई। जी विशाल, तो ये स्थिति वहां पर है। अब क्या वीरेंद्र, ये जब ये इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ स्थानीय प्रशासन जो है वो थोड़ा इसको संजीदगी से ले रहा है और अब इस बात पर थोड़ा जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो सड़क मार्ग है उसको चालू किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन से हमारी जो लोक निर्माण विभाग है उनके अधिकारियों से जब भी हमारी बात होती रहती है तो उनका यही कहना है कि सड़कों की बहाली का जो कार्य है वो लगातार जारी है। हालांकि मंडी में जब विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो आए हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा था कि रिस्टोरेशन के कार्य में जो है वो बजट एक बहुत बड़ी बाधा जो है वो बन रहा है। बजट की जो है वो इस वक्त विभाग के पास कमी है, और सरकार से वो चाह भी रहे हैं कि अधिक से अधिक बजट मिले। केंद्र सरकार से भी चाह रहे हैं कि, और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि रिस्टोरेशन के कार्य में बजट के कारण जो है वो बहुत बड़ी कमी आ रही है। और लेकिन बावजूद इसके विभाग जो है वो लगातार जो मेजर सड़कें हैं, पहले तो उनको खोलने का कार्य चला हुआ है, उसके बाद ग्रामीण स्तर की सड़कें जो है उनको खोलने का कार्य भी जो किया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि शायद ये वाली सड़क भी जो है वो जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल हो जाएगी। जी विशाल। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, टल गया। दरअसल एक अनहोनी आप कह सकते हैं कि इसे हुआ, और बहुत ही करिश्माती तरीके से वो तमाम लोग, इसमें ज्यादातर जो बच्चे भी थे, स्कूली बच्चे थे, उनकी जानें बच गईं। मंडी के सुंदरनगर में एक ये जो कुछ हुआ है, हिमाचल प्रदेश के मंडी के सुंदरनगर में एक हादसा होते होते टला है। एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल एक स्टीम बोट जो नदी में अचानक फंस गई, तूफान के बीच फंस गई, और इसमें जो लोग सवार थे उन्हें ऐसा लगा कि अब ये बोट जो है वो गई, लेकिन उसमें जो बड़े लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे, और जो जानकार थे, जो तैरना जानते थे, उन्होंने सूझबूझ दिखाई और उन्होंने वो बोट से पानी में कूद गए, वो तैर कर निकले। इससे नतीजे में ये हुआ कि बोट का वजन कुछ कम हुआ, और
जो चालक है उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए इस बोट को कैसे से वो किनारे पर लाया। दरअसल एक बात और बड़ी ये हो गई थी कि जब ये स्टीम बोट पानी के बीचों बीच थी, तब क्या वहां पर यह हुआ कि वहां पर एक बड़ी बोट जो है वो वहां से गुजर रही थी, और इस बड़ी बोट के गुजरने के नतीजे में वहां पर एक कोल डैम है, तो कोल डैम प्रबंधन की एक बड़ी स्टीम बोट वहां से गुजर रही थी, जिसके नतीजे में पानी में ऊंची ऊंची लहरें पैदा हुई, और इन ऊंची ऊंची लहरों ने उस बोट को, जिस पर 40 लोग सवार थे और स्कूली बच्चे भी सवार थे, उसको और ज्यादा जो है हिला डुला दिया, उसको और ज्यादा वो हिचकोले खाने लगी। तब ऐसा लगा कि हादसा जो है किसी तरह से ये बन सकता है या हादसा को टाल दिया गया। बहरहाल, और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।